हेलो दोस्तों, मेरे रवि चौधरी आप सभी का पार्थ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी की तैयारियां ज़बरदस्त चल रही होगी और इन महत्वपूर्ण क्लासों का आप सभी को फ़ायदा मिल रहा होगा। दोस्तों, कल वाले सेक्शन में जो कल हम सबकी एक क्लास हुई थी, उसमें मैंने आप लोगों से मॉक टेस्ट 30 को डिस्कस किया था और आज बारी है मॉक टेस्ट नंबर 31 को पढ़ने की। और कल वाली क्लास में मैंने आप लोगों को जाते-जाते एक होमवर्क दे के रखा था और मैंने आप लोगों को होमवर्क में दे के रखा था कि निशागंधी जो फेस्टिवल है ये भारत के किस राज्य में यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। तो यह भारत के किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाएगा निशागंधी फेस्टिवल। तो आप लोगों से महत्वपूर्ण रूप से पूछा है। आप सभी जानते हैं इसे केरल राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ पर किया जाएगा? केरल में। और कमेंट बॉक्स से मुझे इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे प्राप्त हुआ था। चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास के पहले प्रश्न की ओर। और जो पहला प्रश्न आज आज का हम लोगों को यहाँ पर देख रखा है। देखिए, पहला प्रश्न हम लोगों को देख रखा है, भारतीय संगीतकार तन्वी शाह को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था? ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ये चार ऑप्शन है, आप लोगों को याद होगा। देखिए, आप लोगों को याद होना चाहिए कि संगीत के क्षेत्र में एक ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है यहाँ पर। और ग्रैमी पुरस्कार की स्थापना कब हुआ था? यदि पूछेगा कि ग्रैमी पुरस्कार की मुख्यतः स्थापना कब देखने को मिली, तो जवाब हो जाएगा डियर फ्रेंड्स 1958 में ग्रैमी पुरस्कार की स्थापना होती है। वहीं पर सबसे पहले पहले भारतीय कौन थे जिसको दिया गया था? पहले भारतीय कौन थे? तो जवाब हो जाएगा कि पंडित रविशंकर। कौन थे? पंडित रविशंकर को सबसे पहले मिला था। कब मिला था? 1968 में इनको दिया गया। और 5 बार यह ग्रैमी पुरस्कार के विजेता रह चुके हैं, ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। और पहली महिला भारतीय कौन थी? पहली महिला जिन्हें ग्रैमी पुरस्कार दिया दिया गया, तो जवाब हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स तन्वी शाह। कौन थी? तन्वी शाह। और इनको कब दिया गया? तो 2010 में इन्हें ग्रैमी पुरस्कार यहाँ पे दिया गया। लेकिन अब हम लोगों से पूछा है कि किस क्षेत्र में दिया गया था? बेस्ट अरेंजमेंट के लिए, सर्वश्रेष्ठ वाग रचना के लिए, विजुअल मीडिया में लिखे गए, या सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए, या फिर आप लोगों से पूछा एल्बम जो या के लिए। तो आप लोगों को याद होना चाहिए विजुअल मीडिया के लिखे गए गीतों के कारण मुख्यतः इन्होंने एक गीत आया था जिसका नाम था जय हो। कौन सा था? जय हो के सुंदर गीतों की प्रस्तुति दिया था, जिसके कारण इन्हें यहाँ पर मिला था। यानी जो सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास के दूसरे प्रश्न की ओर। और देखिए, दूसरा प्रश्न हम लोगों को क्या देख रखा है? देश को मणिपुर के महाराजा द्वारा हजाम्बा की उपाधि और 1963 में संगीत नाटक जो अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आप लोगों से ये सवाल यहाँ पे पूछा है। और आप देखिए, मणिपुर के महाराजा द्वारा हंजाम्बा की उपाधि और 1966 में संगीत नाटक जो अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये चार ऑप्शन में से किसको किया गया था? सोगेजन थानिल सिंह, गुरु विपिन सिंह, राजकुमार सिंहजीत सिंह, गुरु याबू बी सिंह। तो आप सभी जानते हैं इस सवाल का राइट आंसर होगा गुरु विपिन सिंह। यहाँ पर आप लोगों को ये भी याद होना चाहिए, मुख्यतः हमारे पास में एक शास्त्रीय नृत्य पड़ता है और इस शास्त्रीय नृत्य में मुख्य रूप से मणिपुरी का नाम आता है। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य जो कि मणिपुर में किया जाता है। और ये जो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य जो कि मणिपुर में किया जाएगा, मुख्य रूप से हम लोगों को चार बहनें जो झावेरी बहनें देखने को मिलती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा नैना के बारे में, यहाँ पर रंजना के बारे में। यहाँ पर जो मुख्यतः चार झावरी बहनें देखने को मिलती हैं, उनके गुरु माने जाते हैं विपिन सिंह। कौन माने जाते हैं? उनके गुरु माने जाते हैं यानी विपिन सिंह यहाँ पर माने जाते हैं। वहीं पर आप लोगों को याद होना चाहिए इसी मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से और कौन कौन फेमस व्यक्ति है? तो जवाब हो जाएगा नल कुमार। कौन होगा दोस्तों? सॉरी, नयन कुमार। कौन होंगे? नयन कुमार आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। और वहीं पर सविता मेहता। कौन दोस्तों? सविता मेहता। मेहता मैम। और सविता मेहता मैम के बाद आप लोग यहाँ पे याद करेंगे कि बिंबावती देवी। कौन दोस्तों? बिंबावती देवी। बिंबावती देवी
के साथ आप लोगों को देखो बिंबावती देवी याद होना चाहिए, और क्या याद होगा यहाँ पर, सविता मेहता के बारे में, नयन कुमार, ये बहुत ज़्यादा फेमस है, नयन कुमार आप लोगों को यहाँ पे याद होना चाहिए। और वहीं पर यहाँ पर चारू माथुर, कौन दोस्तों, चारू माथुर, चारू माथुर के बारे में आप लोगों को यहाँ पे याद होना चाहिएगा। तो हमारा जो सवाल का राइट आंसर पड़ेगा वो गुरु विपिन सिंह पड़ेगा, यानी इस सवाल का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और जो अगला प्रश्न देख रखा है, तीजन बाई को देश के क्षेत्र में योगदान के लिए 2019 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पहले तो ये याद होना चाहिए कि जो तीजन बाई है, तीजन बाई किससे संबंधित है, सार्वजनिक मामले, कला अभिनय रंगमंच के लिए, कला स्वर लोक के लिए, व्यापार उद्योग और आधारभूत संरचना के लिए। देखिए यह किसके लिए से फेमस है, तीजन बाई। कौन दोस्तों, तीजन बाई के बारे में हम लोगों से यहाँ पे सवाल पूछा है। और तीजन बाई के बारे में हम लोग क्या क्या पढ़ सकते हैं, तो 19 यहाँ पर 87 में इन्हें पद्मश्री दिया गया था, क्या दिया गया था, पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। 2003 में इन्हें पद्म विभूषण क्या दिया गया, पद्म भूषण इन्हें दिया जा चुका है। और इन्हें 2019 में आते आते इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो जवाब हो जाएगा पद्म विभूषण। कौन दिया गया, पद्म विभूषण पुरस्कार इन्हें दिया गया है। तो तीन बड़े प्रमुख यानी इन्हें पुरस्कार मिल चुके हैं। और ये किससे संबंधित है, तो ये यहाँ पर आर्ट और यहाँ पर स्वर लोक ये से संबंधित है। मेरा ही प्रश्न होगा कि किसके लिए, तो एक पंडवानी आप लोगों को याद होना चाहिए, पंडवानी के लिए। और मुख्य रूप से तीजन बाई किस राज्य से संबंधित है, जो तीजन बाई हैं ये किस राज्य से संबंधित है, तो जवाब हो जाएगा मूल रूप से ये छत्तीसगढ़ की निवासी मानी जाती है। यानी सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और जो अगला प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर देके रखा है, अगला प्रश्न देख रखा है, प्रसिद्ध संगीतकार ए आर रहमान को निम्नलिखित में से किस गीत के लिए 52वां ग्रैमी पुरस्कार मिला था। अभी हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा की कि ग्रैमी पुरस्कार की स्थापना कब हुआ था। मैंने आप लोगों को बताया था 1958 में पहली महिला यहाँ पे तन्वी शाह बनी थी। और वहीं पर जो पुरुष में यहाँ पे पंडित रविशंकर जी को 1968 में यह पुरस्कार दिया गया था। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि प्रसिद्ध संगीतकार ए आर रहमान को निम्नलिखित में किस गीत के लिए 52वां ग्रैमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो आप सभी को याद होना चाहिए कि मुख्यतः जय हो के लिए उनको यह पुरस्कार दिया गया है। यानी सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो अगला प्रश्न हम लोगों को देख रखा है, गरीबी हटाओ और न्याय के साथ देश के प्रमुख उद्देश्य को लाया गया था। यानी भारत में जो गरीबी हटाओ का मूवमेंट है ये कब लाया गया था, योजना अवकाश के तहत समय, चौथी पंचवर्षीय योजना के समय लाया गया था, या रोलिंग प्लान। आप सभी जानते हैं कि 1978 और जो आपका 80 का दौर था उसमें मुख्यतः हम लोगों को रोलिंग प्लान देखने को मिले भारतीय अर्थव्यवस्था में। पांचवी पंचवर्षीय योजना में देखिए, पांचवी पांचवी पंचवर्षीय योजना में आप लोगों को याद होना चाहिए, इसी में ही गरीबी हटाओ का नारा, गरीबी हटाओ का जो स्लोगन दिया था, जो नारा दिया गया था, वो कौन सी 5 ईयर प्लान में दिया गया, तो जवाब हो जाएगा वो पांचवी पंचवर्षीय योजना में हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिला था। अब बात होगी कि पहली बार पहली बार किस देश में पंचवर्षीय योजनाओं पंच जो वर्षीय योजना है, तो ये पंचवर्षीय योजना को सबसे पहले किस देश में लागू किया गया था, आप लोगों को मुझे बताना है। मैंने आप लोगों से पूछा है कि पहली बार किस देश में सबसे पहले जो 5 ईयर प्लान थे, जो पंचवर्षीय योजना है, आप सभी जानते हैं कि 5 साल में एक बार इन योजनाओं को हम लोग ला रहे थे। तो जो 5 ईयर प्लान थे सबसे पहले किस देश में ये लाए गए थे। देखिए आप लोगों को याद होना चाहिए कि यहाँ पर जोसेफ, कौन दोस्तों, जोसेफ जोसेफ यहाँ पर स्टालिन, तो ये जोसेफ स्टालिन के द्वारा सबसे पहले 1928 में रूस में सबसे पहले इन 5 ईयर प्लान को यहाँ पे लाया गया था। और हम लोगों से पूछा था डियर स्टूडेंट कि गरीबी हटाओ का जो स्लोगन, जो न्याय के साथ विकास कार्यक्रम कौन से 5 ईयर प्लान में लेके आए थे, तो जवाब हो जाएगा हम लोग पांचवी जो पंचवर्षीय योजना थी इसमें हम लोग यहाँ पे लेके आए थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और जो अगला प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर देख रखा है, दक्षिणी आल्प्स पर्वत
श्रेणी कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी आल्प्स श्रेणी हम लोगों से सवाल पूछा है। पहला ऑप्शन दे के रखा है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, या फिर जवाब हो जाएगा इंडोनेशिया। कहाँ पर हम लोगों को दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी देखने को मिलती है? देखिए, आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। ऐसे हम लोग पूरा मैप नहीं बना सकते, लेकिन यदि मैं प्रयास करूंगा मैप बना सकूंगा, तो मैं मैप बनाने का भी शुरुआत दौर में जैसा मैं बना सकता हूं मैं प्रयास करूंगा। देखिएगा, इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर एक एक कॉन्टिनेंट दिखाई देगा। यहाँ पर आप लोगों को ये आप लोगों को नॉर्थ अमेरिका दिखाई देगा। कौन सा कॉन्टिनेंट? नॉर्थ अमेरिका आप लोगों को ये महाद्वीप दिखाई देगा। और इसी से ही लगा है यहाँ पर आप लोगों का एक दक्षिण अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ये आप लोगों का जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। कौन सा कॉन्टिनेंट है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए, थोड़ा सा अलग हम लोगों ने इसको बनाया है, ऐसा होगा नहीं ये। देखिए, और यहीं पर हम लोगों को देखिएगा, यहीं पर हम लोगों को यहाँ पर मुख्यतः यूरोप पढ़ने को मिलता है। यह यूरोप की मूलभूत जो डायग्राम है, यहीं पर हम लोगों को यहाँ पर एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट यहाँ पर पढ़ने को मिलता है। ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, और यहीं पर हम लोगों को प्यारा भारत भी देखने को मिलता है। अब देखिएगा, मैं आप लोगों को जो यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, आप जरा इन बातों को समझिएगा। देखिए, हम लोगों से जो सवाल पूछा है, यहाँ पर हमारे पास में एक कॉन्टिनेंट जो देखने को मिलता है, और ये जो कॉन्टिनेंट है ये इसी प्रकार की इसकी संरचना है, और यहाँ पर दो द्वीपों की संरचना हम लोगों को देखने को मिलती है। अब आप देखिएगा, हमसे पूछा है कि दक्षिणी आल्प्स कौन सी श्रेणी? दक्षिणी आल्प्स पूछा है। तो देखिएगा, एक प्रकार की दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी देखने को मिलती है। तो ये आप लोगों को यहाँ पर हम लोगों को एक आप लोगों का ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दिखाई देता है। और ये जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, इसमें हम लोगों को ये वाला द्वीप जो इसका नाम है उत्तरी आप लोगों का न्यूजीलैंड, और ये जो है इसे हम लोग बोलते हैं दक्षिणी न्यूजीलैंड। और यहीं पर हम लोगों को कौन सी चोटी कौन सी पर्वतमाला देखने को मिलती है? ये जो पर्वतमाला मैंने आप लोगों को बताई है, यही हम लोगों को दक्षिणी आल्प्स पर्वतमाला न्यूजीलैंड में हम लोगों को देखने को मिलती है। अब आप जरा देखिएगा, ये जो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, पहले हम लोग साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक कंट्री पड़ती है, इसका नाम है कोलंबिया। क्या पड़ेगी? कोलंबिया। तो ये कोलंबिया जो देश है, इसी कोलंबिया के देश के तटों पर यहाँ पर जिस तरीके से मैं आपके सामने बना रहा हूँ, तो ये इसके सामने हम लोगों को यहाँ पर, और मुख्य रूप से यहाँ पर एक कंट्री पड़ती है चिली। तो इसके बीच में हमारे पास में यहाँ पर विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला, एक लंबी पर्वतमाला देखने को मिलती है। और ये जो लंबी पर्वतमाला देखने को मिलती है, इसका नाम है, जवाब होगा यहाँ पर एंडीज पर्वतमाला। अब यदि आप लोगों का एग्जामिनर यहाँ पे पूछेगा कि ये जो यहाँ पे एंडीज पर्वतमाला है, इसकी लेंथ कितनी है, तो 7200 किलोमीटर हम लोगों को एंडीज पर्वतमाला देखने को मिलती है। और ये जो एंडीज पर्वतमाला किस प्रकार का पर्वत है, तो जवाब हो जाएगा यह एक भूवलित पर्वत का उदाहरण यह पर्वतमाला यहाँ पर मानी जाती है। और इसकी सबसे हाईएस्ट चोटी कौन सी देखने को मिलती है, तो जवाब हो जाएगा यहाँ पर, ये आपके कौन सी चोटी, तो जवाब हो जाएगा यहाँ पे एकाग गुआ चोटी। ये चोटी, ये जो पर्वतमाला है, एंडीज पर्वतमाला आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन से देखने को मिलेगी? एकांगुआ देखने को मिलेगी। और ये कौन से देशों के तट पर देखने को मिलेगी? तो चिली व अर्जेंटीना। चिली और आपके अर्जेंटीना पर यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगी। यदि सवाल पूछ लेगा कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन से देखने को मिलेगी, जवाब हो जाएगा यहाँ पे एंडीज पर्वतमाला। कितनी लेंथ है, तो 7200 किलोमीटर हम लोगों को लेंथ देखने को मिलती है। इसके साथ में किस प्रकार का पर्वत है, तो जवाब हो जाएगा वलित पर्वत का यहाँ पर यह हम लोगों को उदाहरण देखने को मिलता है। और यहीं पर हमारे पास में उत्तरी अमेरिका में आप लोग जो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हम लोगों को एक रॉकी पर्वतमाला, कौन सी पर्वतमाला? रॉकी पर्वतमाला हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। और जो इसकी लेंथ कितनी देखने को मिलती है, 4800 किलोमीटर की हम लोगों को इसकी लेंथ देखने को मिलती है। और वहीं पर ये जो 4000 जो 800, ये भी किस प्रकार की पर्वतमाला है, तो जवाब हो जाएगा यह भी एक वलित पर्वत का उदाहरण है। देखिए, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला आपकी एंडीज पर्वतमाला देखने को मिलती है। ये रॉकी पर्वतमाला विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वतमाला हम लोग को देखने को मिलती है। और हमारे प्यारे भारत में
यहाँ पर हम लोगों को हिमालय पर्वतमाला, कौन सी पर्वतमाला, हिमालय पर्वतमाला देखने को मिलती है। और ये जो पर्वतमाला है हम लोगों को जो देखने को मिलेगी, ये विश्व की तीसरी, थर्ड लॉन्गेस्ट थर्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन चेंज हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। यानी विश्व की तीसरी सबसे लंबी जो पर्वतमाला है वो कौन सी देखने को मिलेगी, तो जवाब हो जाएगा वो हम लोगों को यहाँ पर, या आप लोगों के कि यहाँ पे हिमालय पर्वतमाला हम सबको यहाँ पे देखने को मिलती है। ये भी किस प्रकार का पर्वत है डियर फ्रेंड्स, तो ये भी एक प्रकार का वलित पर्वत का उदाहरण है। कौन सा पर्वत, एक प्रकार के वलित पर्वत का उदाहरण ये भी माना जाता है। अब देखिए, आपने विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला देखी, दूसरी सबसे लंबी पर्वतमाला देखी रोकी, विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वतमाला आप लोगों ने देखा है, देखा यहाँ पे हिमालय को। अब यहाँ पर आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में के पूर्वी तट पर यहाँ पर आप लोगों को एक ग्रेट, आप लोगों को याद होना, ग्रेट डिवाइडिंग पर्वतमाला। और इस ग्रेट डिवाइडिंग पर्वतमाला या विश्व की सबसे चौथी सबसे लंबी पर्वतमाला हम लोगों को देखने को मिलती है। इसकी लेंथ कभी कभी पूछ लेता है, तो 1800 किलोमीटर तक इसकी हम लोग लेंथ मानते हैं। और यहाँ पे हिमालय की जो लेंथ कितनी मानते हैं, लगभग 2300 किलोमीटर हम लोग यहाँ पे हिमालय की लेंथ हम लोगों को देखने को मिलती है। तो मैंने आप लोगों को वर्ल्ड की जो विश्व की 4 सबसे लंबी पर्वतमालाओं के बारे में बताया। सबसे बड़ी, विश्व की लॉन्गेस्ट जो माउंटेन चेंज है जिसका नाम है इंडीज, दूसरी रॉकी पर्वत पड़ेगी, तीसरा यहाँ पे हिमालय देखने को मिलेगा, और चौथा आप लोगों को यहाँ पर ग्रेट डिवाइडिंग पर्वतमाला जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में हम लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, इतना सारा डाटा आप लोगों को यहाँ पे याद होना चाहिए। देखिए, दक्षिणी आल्प्स देख रहा था जो कि हम लोगों को न्यूजीलैंड में यहाँ पर देखने को मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देख रखा है, बाघमारा किड भोजी जो घट परणी है, जो एक अभ्यारण्य है, और वो हम लोगों को किस राज्य में यहाँ पर देखने को मिलता है। देखिए, ये सवाल हम लोगों से पूछा है, और किस राज्य में हम लोगों को देखने को मिलेगा बाघमारा। देखिए, बाघमारा वन्यजीव अभ्यारण्य, देखो बाघमारा वन्यजीव अभ्यारण्य पूछेगा, या सूजी, कौन सा, सूजी अभ्यारण्य यदि आप लोगों से एग्जामिनर पूछने का प्रयास करेगा, या बालक्रम अभ्यारण्य, कौन सा, बालक्रम अभ्यारण्य। बालक्रम यदि अभ्यारण्य के बारे में आप लोगों से सवाल पूछेगा, वहीं पर नोक्रेम अभ्यारण्य, कौन सा, नोकरेम अभ्यारण्य, नोक्रेम अभ्यारण्य। और यह सभी अभ्यारण्य आप लोगों को कहां पर देखने को मिलेंगे, नोक्रेम अभ्यारण्य। और एक नरपुह अभ्यारण्य, कौन सा डियर फ्रेंड्स, नरपुह अभ्यारण्य। तो ये सभी अभ्यारण्य आप लोगों को कहां पर देखने को मिलेंगी, तो जवाब हो जाएगा ये मेघालय में हम लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इस सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए, गोरो खांसी जंतिया पहाड़ी जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो खांसी पहाड़ी के नजदीक में हम लोगों को बाघमारा जो है, ये आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और जो अगला प्रश्न हम लोगों को देके रखा है, निम्नलिखित में से किस ग्रह की चंद्रमाओं की संख्या सबसे हाईएस्ट देखने को मिलती है। यानी कौन सा वो ग्रह है जिसके हम लोगों को, जो चंद्रमा है जिसके जो ग्रह हम लोगों को सर्वाधिक यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब देखिएगा, हमारे पास वर्तमान में हम लोगों को 8 ग्रह की श्रेणी यहाँ पर देखने को मिलती है। इन 8 ग्रह में हम लोगों को यहाँ पर बुध ग्रह देखने को मिलता है, और बुध ग्रह के जो हम लोग यहाँ पे उपग्रह मानते हैं वो कितने देखने को मिलते हैं, जवाब हो जाएगा 0 देखने को मिलते हैं, यानी कोई है ही नहीं। शुक्र ग्रह का कितना देखने को मिलता है, तो शुक्र ग्रह का भी हम लोगों को कोई देखने को नहीं मिलता है। शुक्र बाद यहाँ पे पृथ्वी की बार टर्म आती है, तो पृथ्वी का कितना, एक ही हम लोगों को देखने को मिलता है, चंद्रमा उपग्रह। इसके बाद हमारे पास में मंगल की बारी है, तो फेबोस और डिमोस करके मंगल के 2 माने जाते हैं। मंगल के बाद यहाँ पर बृहस्पति की बारी आती है, किसकी बारी आती है, बृहस्पति की। तो वर्तमान में आप सभी याद रखिएगा, बृहस्पति कितना है, 95 देखने को मिलेगा। बृहस्पति के बाद शनि देखने को मिलता है, तो शनि के उपग्रह 146 अभी प्रेजेंट टाइम में कितने हो चुके हैं, तो जवाब हो जाएगा 146 हम लोग को देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ये शनि के बाद हमारे पास में अरुण ग्रह बारी आती है, तो 27 उपग्रह हम लोगों को यहाँ पे देखने हैं। अरुण के बाद हम लोग वरुण की बात करेंगे, तो वरुण के हम लोगों को कितने देखने को मिलेंगे, 14 हम लोगों को यहाँ पर देखने को यहाँ पे मिलते हैं। अब देखिएगा, ये जो हमारे पास मंगल और बृहस्पति ग्रह, इन दोनों के बीच में हम लोगों को एक शुद्र जो ग्रह यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलते हैं, ये आप लोगों को यहाँ पर याद
रहना चाहिएगा। जब जब देखिएगा, मुख्यतः हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में या सोलर सिस्टम में ऐसा पढ़ते हैं कि कहीं पर यदि जीवन की पॉसिबिलिटी यानी जो जीवन की संभावनाएं हम लोगों को देखने को मिलती है वो कहीं ना कहीं पृथ्वी पर हम लोगों को देखने को मिलती है। तो इसका मुख्य कारण यह भी है कि जो हमारी पृथ्वी हमारे जो पूरा यूनिवर्स है, हमारा यूनिवर्स तो हम लोग यहाँ पे लाइक जैसे हमारा पूरा ये यूनिवर्स है, तो हमारे पास में यहाँ पर हमारा बुध देखने को मिलेगा। बुध के बाद हमारे पास में यहाँ शुक्र, और शुक्र के बाद हम लोगों को ये जो पूरा एक व्यापक क्षेत्र हम लोगों को यूनिवर्स में देखने को मिलता है। और इस पूरे यूनिवर्स में हम लोगों को ये जो जहाँ पर पृथ्वी हम लोगों को स्थित होती दिखाई देती है, जिसे हम लोग गोल्डी लोक जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोल्डी लोक जोन। और ये गोल्डी लोक जोन में ऐसा माना जाता है कि पूरी पृथ्वी की कौन से लोक में स्थित है? गोल्डी लोक जोन में यहाँ पर स्थित हम लोगों को दिखाई देती है। तो जहाँ पर, और इसकी खास बात क्या है कि यहाँ पर मुख्यतः हम लोगों को जो ऑक्सीजन, हम लोगों को नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ हम लोगों को हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, जितनी भी यहाँ पर हम लोगों को गैसें की प्रधानता देखने को मिलती है, तो यहीं पर गोल्डी लोक जोन में जो ये हमारे सोलर सिस्टम में पड़ता है, यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलती है। चलिए, हम लोगों से पूछा था कि किस ग्रह की चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है, तो आज वर्तमान में शनि की सबसे ज्यादा संख्या हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिलती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और जो अगला प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर देख रखा है, निम्नलिखित में से जो किसने, सवाल नंबर 9 पर हम लोग पहुंच गए हैं, किसने हम लोगों ने ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा के बारे में खोज की थी? किसने ब्रह्मांड की अवधारणा के बारे में यहाँ पर खोज किया था? एडविन हब्बल ने, कार्ल या आपका एडविन सागर ने, चेरिस मेसियर ने, और टाइको ब्राहे ने। किसके द्वारा यह खोज यहाँ पर किया गया था? और कौन सी खोज किया गया था कि ब्रह्मांड की विस्तार की अवधारणा के बारे में यह बात किसने सबसे पहले हम लोगों को पहले बताई थी? चार ऑप्शन आप लोगों को यहां पर देके रखें। देखिएगा, सबसे पहले एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था क्लाउडियम टाल्मी। क्या था माय डियर फ्रेंड्स? क्लाउडियम टाल्मी। और सबसे पहले जो क्लाउडियम टाल्मी वैज्ञानिक हुआ करता था, सबसे पहले इसने ये बोला, सबसे पहले इस वैज्ञानिक ने भू केंद्रित मॉडल हम लोगों को यूनिवर्स में दिया। कौन सा मॉडल दिया? भू केंद्रित मॉडल हम लोगों को सबसे पहले दिया। और इस टाल्मी ने सबसे पहले हम लोगों को ये बताया कि जो हमारा पूरा यूनिवर्स है, जो हमारा सोलर सिस्टम है, इस पूरे सोलर सिस्टम का जो सेंटर पॉइंट है वो हम लोगों को सूर्य नहीं, यहाँ पर पृथ्वी देखने को मिलती है। यानी ये पृथ्वी है, और इसी पृथ्वी के चारों तरफ हम लोगों को सभी ग्रह हम लोगों को घूमते हुए यहाँ पर दिखाई देते हैं। यानी टॉल्मी ने कहा था कि जो हमारा सोलर सिस्टम है, इसका जो सेंटर पॉइंट है वो हम लोगों को पृथ्वी नहीं सूर्य देखने को यहाँ पर मिलता है। लेकिन इसके बाद में पहली शताब्दी के दौर में, जो पहली शताब्दी का दौर आया, यहाँ पर हमें हमारे भारत के विज्ञान एक 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 पुरातात्विक वैज्ञानिक वराहमिहिर साहब देखें, तो वराहमिहिर साहब ने सबसे पहले यहाँ पर एक सूर्य केंद्रित मॉडल दिया था। कौन सा मॉडल दिया था? सूर्य केंद्रित मॉडल हम लोगों को यहाँ पर, पूरे विश्व को यहाँ पर दिया था। लेकिन वो बात हो रही है केवल पहली शताब्दी की यहाँ पे बात हो रही है, लेकिन पूर्णतः आज वो वर्तमान में यह उनका मान्य नहीं किया, क्योंकि पहली शताब्दी में उन्होंने दिया था। तो हमारे खगोल शास्त्री वराहमिहिर साहब ने सबसे पहले ये बताया था कि पूरा यूनिवर्स है तो सन उसका, जो हमारा सौरमंडल है, सन उसका सेंटर पॉइंट है, और इसी सन के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण सभी ग्रह चारों तरफ क्या लगा रहे हैं? इसके चक्कर लगा रहे हैं। ये सबसे पहले वराहमिहिर साहब ने हम लोगों को यहाँ पर बताया था। फिर हमारे पास में एक निकोलस करके वैज्ञानिक आया था। कौन वैज्ञानिक आया था? निकोलस। क्या आप लोगों ने पढ़ा? निकोलस कोपरनिकस, निकोलस कोपरनिकस, कोपरनिकस करके ये वैज्ञानिक सबसे पहले आया था। और इस वैज्ञानिक ने सबसे पहले ये सिद्ध कर दिया था कि सूर्य क्या है, हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर पॉइंट है, और इसके चारों तरफ क्या लगा रहे हैं? सभी ग्रह। यानी सूर्य के मास के कारण, सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण सभी ग्रह इसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। देखिए,
क्लाडियम टालमी ने बताया, भू केंद्रित मॉडल दिया। पहली शताब्दी के तौर पर वराहमिहिर साहब आए, जिन्होंने भू केंद्र, ये जो सूर्य केंद्रित थ्योरी जो निकोलस टालमी साहब ने लगभग 15वीं शताब्दी में बताया था, ये पहली शताब्दी में वराहमिहिर साहब ने सबसे पहले इस दुनिया को समझाया था। निकोलस कोपरनिकस ने सबसे पहले हम लोगों को वर्तमान में इसे आधुनिक जो खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है। यदि आप लोगों से पूछेगा आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक, आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो इसी निकोलस कोपरनिकस को कहा जाता है। इसने सबसे पहले बताया था। और वहीं पर आप लोगों को याद होना चाहिए एडविन हब्बल। कौन सा ये दोस्तों नाम होगा इसका, एडविन हब्बल। तो ये जो आप लोगों का एडविन हब्बल करके वैज्ञानिक हुआ, देखिए एडविन हब्बल मुख्य रूप से यूएसए कहाँ का था, यूएसए का था। इस वैज्ञानिक ने क्या किया था, सबसे पहले आप लोगों को याद होना चाहिए कि 1925 में इसने एक हब्बल टेलीस्कोप बनाया था। क्या बनाया था, हब्बल टेलीस्कोप जो बनाया था। और इसी हब्बल टेलीस्कोप को 1925 के बाद इसने यानी 1990 तक इसने अपनी सेवाएं दी इसी हब्बल टेलीस्कोप ने। और ये हब्बल टेलीस्कोप मुख्यतः 1990 में क्या हो गया, यहाँ पे रिटायर हो गया। तो इस हब्बल टेलीस्कोप के द्वारा इन्होंने ये समझाया था कि जो पूरा ब्रह्मांड है, पूरे ब्रह्मांड का क्या हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स, पूरे ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। तो सबसे पहले इसी भाई साहब ने सबसे पहले, यही हमारे पास में एडविन हब्बल साहब आए थे, जिन्होंने सबसे पहले हम लोगों को ये बताया था कि जो पूरा यूनिवर्स है, इस पूरे यूनिवर्स का क्या हो रहा है डियर फ्रेंड्स, पूरी तरीके से विस्तार हो रहा है। मैंने नहीं बताया था, एडविन हब्बल साहब ने यहाँ पर हम लोगों को थ्योरी यहाँ पर दिया था। तब देखिएगा यहां पर अब एक साम्यवाद थ्योरी भी पढ़ लो, जब पढ़ रहे हैं साम्यवस्था थ्योरी, साम्यवस्था जो सिद्धांत था, ये भी मैं आप लोगों को पढ़ा देता हूं। ये सबसे पहले किसने दिया था, तो थॉमस गोल्ड। कौन सा, थॉमस गोल्ड और हमन बाडी। कौन दोस्तों, हमन बाडी। दो विश्व के यहाँ पे इतिहासकार रहे, थॉमस गोल्ड और हमन बॉडी। इन दोनों ने सबसे पहले यूनिवर्स के बारे में क्या बताया था कि ये जो पूरा ब्रह्मांड जिसे आप लोग जिसकी परिकल्पना कर रहे हैं, इसका न तो निर्माण हुआ है और न ही इसका अंत होगा। न इसका निर्माण हुआ है और न ही इसका क्या देखने को मिलेगा, अंत देखने को मिलेगा। ये मैंने नहीं, ये थॉमस गोल्ड और हमन बॉडी ने बताया था। तो ये हम लोगों ने स्वीकार यहाँ पर नहीं किया गया है। वहीं पर आप लोगों को याद होना चाहिए कि हम लोगों ने सबसे पहले जो अभी वर्तमान है बिग बैंग थ्योरी को बिग बैंग जो हमारी थ्योरी थी, इसको सबसे पहले हम लोगों ने वर्तमान में प्रमाणित किया है। जो लेमेतर ने सबसे पहले विश्व के सामने के जो पटल पर यह बिग बैंग थ्योरी रखी थी। ठीक है, इतना सारा आप लोगों को यहाँ पे याद होना चाहिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और क्या, ठीक है अब तो बहुत ज्यादा हो गया है वो। तो ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में यहाँ पे एडविन हब्बल साहब ने हम लोगों को यहाँ पे समझाया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और जो यूएसए के द्वारा, जो मुख्यतः नासा के द्वारा एक जेम्स वेब, कौन सा, जेम्स वेब एक टेलीस्कोप छोड़ा गया है। इसने अब ये प्रूव किया है कि जो ब्रह्मांड है इसका विस्तार नहीं, यह ब्रह्मांड अपने आप में सिकुड़ रहा है, यानी ब्रह्मांड का जो दायरा है वो कम हो रहा है। ये किसने बताया, ये अभी वर्तमान में जेम्स वेब टेलीस्कोप ने ये सिद्ध यहाँ पे किया है। चलिएगा, जो भी थ्योरी आप लोगों से पूछ लेगा आप लोगों को आना चाहिएगा। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और जो अगला प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर देख रखा है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जनसंख्या किसी भी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान दिए गए हैं। तो कौन सी भाषा को लेकर, यानी दे के रखा है क्या, संविधान के अनुच्छेद में जनसंख्या किसी भी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान दिए गए हैं। तो ये आर्टिकल 347 में हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। यानी जो सवाल का राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर हम लोगों को ए यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और जो अगला प्रश्न देख रखा है, देखिएगा सवाल ये हम लोगों से यहाँ पर ये सवाल पूछा है कि ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। हाँ, यह ग्राम सभा के पास में हम लोग पढ़ते हैं कि ग्राम सभा के पास में जो राइट्स है, इस समिति का जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया जा सकता है, वार्ड के सदस्यों के द्वारा, मुखिया यानी या आप लोगों के जो सरपंच या वार्ड सदस्य के द्वारा, कोई व्यक्ति जो ग्राम पंचायत का पद धारण
नामकरण जिसने किया हो वैसे व्यक्ति से जो ग्राम पंचायत का सदस्य ना हो। देखिए एक हम लोगों को बिहार जो एक पंचायत जो प्रणाली हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिली, बिहार पंचायती प्रणाली, जिसमें 2006 में यह सिद्ध हुआ कि यदि ग्राम सभा के लिए एक नई निगरानी समिति आप लोगों को बनाना है तो आप लोगों को उसमें जो जैसे व्यक्तियों से जो ग्राम सभा का सदस्य न हो, मतलब वो व्यक्ति समिति का से निर्माण किया जाएगा जो ग्राम सभा के क्या ना हो सदस्य हम लोगों को यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं। यानी जो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और जो अगला प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर देख रखा है कि राष्ट्रपति का कार्य, ये सर ये क्या गए, देखिए हम लोगों को जो देख रखा है कि राष्ट्रपति के बारे में दिए गए तथ्य में से कौन सा जो कथन यहाँ पर क्या होगा, सही होगा, मतलब सही नहीं होगा हम लोगों को दे के रखा है। देखिए सही नहीं होगा, हम लोगों को नॉट करेक्ट दे के रखा है। क्या राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या 5 वर्ष का होता है? हाँ, यह बात बिल्कुल सही है। महामहिम राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। वे संसद के एक अभिन्न एक जो अंग होते हैं, हाँ होते हैं। आप सभी जानते हैं कि आर्टिकल क्रमांक 79 में हम लोग उनको उनके बारे में पढ़ते हैं, वो संसद के अंग होते हैं। संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक का कानून बनाने से पहले राष्ट्रपति के पास उसकी स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। यह बात बिल्कुल सही है। आप लोगों को याद होना चाहिए कि आर्टिकल 117 तक जब तक वो साइन नहीं करेंगे जब तक वो कानून नहीं बनेगा। और जो ऑप्शन नंबर डी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा कि उनके पास वीटो शक्ति पावर होती है, जिसके द्वारा वे संसद द्वारा पारित धन विधेयक सहित अन्य विधेयक को अपने पास रोके रख सकते हैं या स्वीकृति देने से मना कर सकते हैं। देखिए ये यहाँ पर जो करेगा कि धन विधेयक को यहाँ पर वह नहीं रोक सकते। आर्टिकल क्रमांक 108 में यहाँ पर देख रखा है वह धन विधेयक को यहाँ पर 108 में संयुक्त अधिवेशन है। आर्टिकल क्रमांक 110 में यहाँ पर देख रखा है कि वह धन विधेयक को यहाँ पर नहीं रोक सकते। यानी ये वाला यहाँ पर गलत होगा, बाकी तीनों हम लोगों को यहाँ पर सही देखने को यहाँ पर मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और जो अगला प्रश्न हम लोगों को देख रखा है कि राज्यसभा के संदर्भ में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन हम लोगों को सही देखने को मिलेगा। राज्यसभा के बारे में मंत्री परिषद राज्यसभा के यहाँ पर मंत्री परिषद राज्यसभा के उत्तरदायित्व होते हैं, नहीं ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है मंत्री परिषद का। यानी जो मंत्री परिषद होता है वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है, न कि राज्यसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। और व्यक्तिगत रूप से आप लोगों को याद होना चाहिए कि ये जो मंत्री परिषद है ये व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व होता है। किसके प्रति? राष्ट्रपति के जो प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। विश्वास मत राज्यसभा में लाया जाता है, नहीं विश्वास मत लोकसभा में यहाँ पे लाया जाता है। तो ये भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। हम लोगों से राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा के 2/3 बहुमत से पारित करे तो राज्य सूची पर संबंधित विषय कानून महत्व का हो सकता है। यह बात बिल्कुल हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल सही देखने को यहाँ पर मिलती है। धन विधेयक राज्यसभा में लाया जा सकता है, नहीं केवल धन विधेयक। आर्टिकल 110 में हम लोग पढ़ते हैं कि जो धन विधेयक होता है वो केवल कहाँ पे लाया जा सकता है, तो केवल लोकसभा में उसको यहाँ पे लाया जा सकता है। अब धन विधेयक को लोकसभा से ही पास आउट हो जाएगा, लेकिन यदि हम लोग राज्यसभा भेजना चाहें तो राज्यसभा इस पर विचार यहाँ पे कर सकती है। यदि राज्यसभा के द्वारा इस धन विधेयक को पारित नहीं किया जाता है और 14 दिन हो गए और 14 दिन से ज्यादा पारित नहीं किया जाता तो इसको क्या मान लिया जाता है? पारित मान लिया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी हमें यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और जो अगला प्रश्न देखने मिला है, राजबाड़ी के खंडर किस राज्य में हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं? तो आप सभी जानते हैं कि जो राजबाड़ी के खंडर हम लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो ये हम लोगों को मुख्य रूप से नागालैंड में देखने को मिलते हैं। यानी जो सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न देख रखा है कि पाब्लो पिकासो कहाँ के थे? देखिए पाब्लो पिकासो आप लोगों को याद होगा कि ये भारत के एक प्रसिद्ध जो भारत के नहीं, यह मुख्य रूप से स्पेन के एक बड़े चित्रकार रहे हैं। आप लोगों को याद होना चाहिए। वहीं पर यहाँ पर एम फिदा हुसैन
एम फिदा हुसैन भारत के एक प्रसिद्ध जो चित्रकार है, जिन्हें भारत का पाब्लो पिकासो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का पाब्लो पिकासो, भारत का पाब्लो पिकासो। यदि आप लोगों से पूछेगा कि भारत का पाब्लो पिकासो किसे कहा जाता, तो एम फिदा हुसैन को यहाँ पर भारत का पाब्लो पिकासो कहा जाता है, जिन्होंने मुख्य रूप से मदर टेरेसा का चित्र बनाया था। किसका? यदि आपसे सवाल पूछेगा कि मदर टेरेसा का चित्र बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो यहाँ पर एम फिदा हुसैन को यहाँ पर दिया जाता है। और वहीं पर दौड़ता, जो यहाँ पर दौड़ते हुए घोड़े, जो दौड़ता जो घोड़ा है, आप लोगों ने कहीं उनका चित्रांकन देखा होगा, इनके बारे में ये एम फिदा हुसैन के चित्र हैं। और यहाँ पर रवि राजा वर्मा, रवि राजा वर्मा का आप लोगों ने नाम सुना होगा। इन्हें भारत के आधुनिक जो चित्रकारिता का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। आप लोगों को याद होना चाहिए। राजा जो दईमती है, इनके यहाँ पर, जो इनके द्वारा इनकी मुख्यतः पेंटिंग यहाँ पर बनाई गई है। वहीं आप लोगों ने बापू का जो बापू जी का यहाँ पर चित्र जो देखा होगा, जिसमें वो लाठी जो वो पकड़े हैं और बिल्कुल चल रहे हैं, तो ये नंदलाल घोष के द्वारा यह बनाया गया है। और वहीं पर भारत माता की तस्वीर, किसकी तस्वीर? भारत माता की तस्वीर किसके द्वारा बनाई गई है? तो यहाँ पर यहाँ पर लिंदा जो नंद यहाँ पर सर है, घोष है, इनके द्वारा यह तस्वीर मुख्य रूप से बनाई गई है। तो इतना सारा आप लोगों को यहाँ पे याद होना चाहिए। आप लोगों से पूछा था पाब्लो पिकासो कहाँ के थे, तो जवाब हो जाएगा स्पेन के हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और जो अगला प्रश्न दे के रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अंग्रेज जो के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर जो करने वाला पहला राज्य बना था? सहायक संधि आप सभी जानते हैं, लॉर्ड वेले जी के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था। तो इस पर पहला अक्षर करने वाला पहला राज्य कौन बना था? तो जवाब हो जाएगा हैदराबाद यहाँ पर बनेगा। यानी जो सवाल का राइट आंसर क्या रहेगा, वो हम लोगों को हैदराबाद यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और जो अगला प्रश्न देख रखा है, सालबाई की संधि के परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध का अंत हुआ था? सालबाई की संधि आप लोग जानते हैं कि 1782 में हम लोगों को देखने को मिलती है। 1782 में हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिली। और जो सालबाई की संधि हुआ था, इसमें प्रथम जो मराठा युद्ध का अंत हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। यानी जो सवाल का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और जो अगला प्रश्न हम लोगों को देख रखा है कि विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय की रचना या मुक्त माल्यवाद किस भाषा में यहाँ पर लिखी हुई है? कौन सी भाषा में इसको लिखा गया है? देखिए यहाँ पर अमुक्ता या मुक्ता माल्यंत, ये जो पुस्तक है, ये कौन सी भाषा में लिखी गई है? और यहाँ पर जामवंती कल्याणम कल्याणम इनकी दो रचना है। यहाँ पर जो विजयनगर के राजा श्री कृष्ण देव राय है, जामुक्ता माल्यवाद और जामवती कल्याणम इनकी दो रचना है। या ये जामुक्ता माल्यवंत हम लोगों को मुख्य रूप से इनके द्वारा तेलुगु में यहाँ पर लिखी गई, और जामवती कल्याणम यहाँ पर हम लोगों को संस्कृत में दिखाई देनी पड़ती है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो विजयनगर साम्राज्य हुआ, और उसी विजयनगर साम्राज्य में हम लोगों को यहाँ पर एक तालु वंश देखने को मिला। कौन सा? एक तालु वंश देखने को मिला। और इसी तालु वंश के जो शासक हुए थे, राजा कृष्ण देव राय। ठीक है, इतना आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिए। यानी तेलुगु इस सवाल का यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और अगला प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देकर रखा है कि तीसरी शताब्दी में वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? हु इज द फाउंडर ऑफ वाकाटक वंश? वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? रुद्रसेन प्रथम, प्रवर सेन, विंध्य शक्ति, नाग भट्ट। आप सभी जानते हैं इसका राइट आंसर होना चाहिए विंध्य शक्ति, जो संस्थापक हुआ करता था। किसका? तो जवाब हो जाएगा वाकाटक वंश का यह मुख्यतः संस्थापक यहाँ पर हुआ करता था। देखिए अंतिम प्रश्न में आप सभी को होमवर्क में दे के जा रहा हूं। और मुझे विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था, ये यहाँ पर सवाल पूछा है। बट आप मुझे विक्रम संवत के बाद यहाँ पर आप मुझे ये बताएंगे कि गुप्त संवत कब प्रारंभ हुआ था।
गुप्त संवत कब प्रारंभ हुआ था, शक संवत कब प्रारंभ हुआ था, शक संवत कब प्रारंभ हुआ था, और वहीं पर विक्रम संवत, कौन सा संवत माय डियर स्टूडेंट, विक्रम संवत। इन तीनों के बारे में डिटेलिंग में मैं आप चाहूंगा जितने भी मेरे प्रिय विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, कमेंट बॉक्स में मैं आप सभी का इसी सवाल का आंसर चाहूंगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।